प्रोग्राम होने जा रहा है 16 अगस्त को, ये प्रोग्राम किस स्तर का है? क्योंकि ऑल इंडिया स्तर पे आप प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। भारतीय रेलवे में अलग अलग कैटेगरी के लोग काम करते जी हैं जी और हमारा जो फेडरेशन है नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन, जी। उसकी वर्किंग कमेटी में हमने फैसला किया और अभी पे कमीशन, 8th पे कमीशन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है और उसने अपना काम करना शुरू किया है। जी तो लोगों के अलग अलग कैटेगरी के लोगों के जो उनका वर्क है और जिस तरीके का उनके वर्क में रिस्क इन्वॉल्व है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको पे अलाउंसेस हमको देने हैं। जी। तो हमने ये फैसला किया कि हर कैटेगरी की कॉन्फ्रेंस हम करें और उसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने टेक्निकल स्टाफ की ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस करने का तय किया, जो हम 16 अगस्त को करने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, भारतीय रेल जिसने ब्रिटिश दौर से लेकर आज की वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन तक का सफ़र तय किया है और वर्तमान में पूरे विश्व में चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बना हुआ है। आज हम आपको मिलवाते हैं भारतीय रेलवेज़ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत, जो कि वर्तमान में नॉर्थ वेस्ट रेलवेज़ एम्प्लॉयज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ ही ऑल इंडिया रेलवेज़ मेंस फेडरेशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी हैं, श्री मुकेश माथुर साहब, जिनसे हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे जो कि वर्तमान में पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में 72 से 80% का योगदान देती है और इससे थोड़ा सा कम माल ढुलाई में योगदान देती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेवीपी मीडिया के इस मंच पर। थैंक यू। हमें इंडियन रेलवे, जो कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि ट्रेन आती है, हम उसमें बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, हमें सिर्फ टीटी से ही एक आम जन को जो है रूबरू होने का मौका मिलता है। बाकी जो भी रेलवेज़ में कार्य करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनसे कभी एक आम इंसान को रूबरू होने का इतना मौका मिलता नहीं है। आज आप यहाँ आए हैं, एक आम इंसान उसकी बारीकियों को समझेगा और आपका कोई जो एक विशेष 16 अगस्त का कार्यक्रम है उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सर, एक बार मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ये जो यूनियन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, इसका नेचर क्या है सर? कैसे फंक्शनिंग करती है आपकी यूनियन? एक्चुअली क्या है कि भारतीय रेलवे में हर तरीके की कैटेगरी के लोग काम करते हैं जी। और जैसा आपने कहा कि आप ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो आपको लगता है टीटी ही भारतीय रेल है, लेकिन भारतीय रेल में बहुत सारे ऐसे वर्कर काम करते हैं जो ट्रेन सेफ्टी से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जिनको हम फ्रंटलाइन स्टाफ कहते हैं। जैसे हमारे लोको पायलट हुए, हमारे ट्रेन मैनेजर्स हुए, इसी तरीके से ट्रैक को मेंटेनेंस करने वाले लोग हमारे ट्रैक मेंटेनर हुए, सिग्नली सिस्टम को मेंटेन करने वाले लोग हमारे सिग्नल डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन और सुपरवाइजर्स हुए जी। हमारे जो कोच और वैगन होते हैं उनको मेंटेनेंस करने वाले, क्योंकि कोच भी अगर ट्रैक पे सही से ही चले, डिरेल ना हो जाए, उसको मेंटेन करने वाले कैरिज एंड वैगन डिपो के लोग हैं, वर्कशॉप के लोग हैं। और इसी तरीके से जैसा आपने टीटी के बारे में बात किया, पैसेंजर अमेनिटीज़ को डील करने वाले लोग जो हैं वो हमारे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के लोग हैं और इन सब के ध्यान रखने वाले लोग मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं, अकाउंट्स के लोग हैं जी। तो इन सब लोगों में एक सामंजस्य बैठाना हमारी यूनियन का एक प्रमुख कार्य है कि एक टीम के रूप में सब लोग मिलजुल कर काम करें, क्योंकि किसी एक की कमी रह जाए तो वो ट्रेन से जो एक्सपेक्टेशन इस देश के लोगों का है, वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा पूरे तरीके से फुलफिल नहीं हो पाएगा। और लोगों को ट्रेन में सहूलियत भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, सफाई भी चाहिए, एकोमोडेशन प्रॉपर चाहिए और साथ में ट्रेन पकड़ने के लिए जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वहाँ पे उनको सुविधाएं भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब ज़रूरत होती है तो उन सारे लोगों में कोऑर्डिनेशन बने, वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। हमारी यूनियन का मेन मकसद यही होता है कि हर किसी कैटेगरी के एम्प्लॉय की इम्पोर्टेंस बताकर और उसका रेल में क्या योगदान है उसको याद दिलाकर सेफ और कंफर्टेबल जर्नी हर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसको हम पैसेंजर्स कह सकते हैं, जी। उनको उपलब्ध हो, ये काम हम लोग कराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
सेफ रेलवे, कंफर्टेबल जर्नी ये तभी हो पाएगी जब इसको उपलब्ध कराने वाले लोगों का मेंटल स्टेटस ठीक रहेगा, जी बिल्कुल। वो जो है सेटिस्फाइड रहेंगे। तो उनसे रिलेटेड जितने भी इशू हैं, उनकी फैसिलिटी से रिलेटेड इशू हो सकता है, उनके प्रमोशन से रिलेटेड इशू हो सकता है, बिल्कुल। उनके पे एंड अलाउंसेस से लेके इशू हो सकता है, उनके कोई सोशल ऑब्लिगेशन की बात है, सोशल सिक्योरिटी की बात है। इन तमाम इश्यूज़ को हम अपने तरीके से हर फोरम पे रेज़ करने का काम हमारी यूनियन करती है, और उसमें हमारा ब्रांच लेवल पर होता है, डिवीज़न लेवल पर होता है, जोनल लेवल पे होता है, और रेलवे बोर्ड लेवल पे होता है। ये हमारा एक नेगोशिएशन का सिस्टम है। तो हमारी यूनियन का मेन फंक्शनिंग जो रहता है वो इस नेगोशिएशन सिस्टम के माध्यम से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं जो इंश्योर करते हैं सेफ रेलवे और कंफर्टेबल जर्नी, उनका भी मानसिक तौर पे विकास हो, उनका सामाजिक तौर पे विकास हो, आर्थिक तौर पे वो संबल उनको मिलता रहे। ये तमाम चीज़ें हम जो है नेगोशिएटिव मशीनरी के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम करते हैं। बिल्कुल, क्या बात है सर। तो अभी वर्तमान में भारतीय रेल में अगर एक आम आदमी उसको समझना चाहिए मोटा मोटी कि इसमें 18 जोन है, तो सर जो 18वीं जोन है साउथ कोस्टल रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, वो 1 जून से अभी शुरू हो चुकी है। तो उसके भी इसमें एम्प्लॉय जो है पहले से हैं और इस फेडरेशन में वो जुड़ चुके हैं, यानी कि एक नेटवर्क पहले से एस्टेब्लिश है। तो ये कुछ उन एम्प्लॉयज़ को भी इसमें शामिल किया जा चुका है, ये सभी के लिए कार्यरत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साउथ कोस्ट रेलवे जो बना है इसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे का कुछ हिस्सा आया है और कुछ साउथ सेंट्रल रेलवे का हिस्सा आया है। जी। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे, हाँ, अल्टीमेटली वही एम्प्लॉय वहाँ वही रहे हैं। एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो एम्प्लॉय साउथ सेंट्रल रेलवे में थे तो हमारी वहाँ की जोनल यूनियन से जुड़े हुए थे। ओके। ईस्ट कोस्ट रेलवे में थे तो हमारी वहाँ की जोनल यूनियन से जुड़े हुए थे। अब साउथ कोस्ट रेलवे में आ जाएंगे तो साउथ कोस्ट रेलवे की जो हमारी यूनियन है उससे जुड़ जाएंगे। अब वो उसमें जुड़ जाएंगे, यानी कि सहूलियत कर्मचारियों की अभी भी उसी तरीके से बनी रहेगी, चाहे वो अब नई जोन में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये नई जोन में भी शामिल हो गए और बाकी जोन्स पहले से काम कर रही हैं। तो क्या ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ही यूनियन काम करेगी, कुछ और सोशल सेक्टर्स में भी काम किया जाता है यूनियन के द्वारा? देखिए, हमारी जो यूनियन है इसी नाम से जानी जाती है कि हम सोशल एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं। अच्छा। इस रेलवे पर सबसे पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाली यूनियन हमारी यूनियन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन है। अच्छा। हमने उस ज़माने में जब लोग ब्लड डोनेशन कैंप में आने से डरते थे और उनको लगता था कि हमारा खून निकल जाएगा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। जी। हमने सबसे पहले 2004 में अजमेर में इस कैंप को लगाया और जब से लेके अभी तक लगातार 22 ईयर्स हो गए कंटिन्यूसली अजमेर में एवरी ईयर हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। और अभी पिछले 12-13 साल से जब से हम जनरल सेक्रेटरी बने हमने इसको पूरे जोन में इस एक्टिविटी को डेवलप कर दिया। अब हर डिवीज़न में डिवीज़न के कई जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप होता है और हमारे कर्मचारी, उनके परिवार के लोग, उन पर डिपेंडेंट जो लोग हैं, उनको कहीं अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे कैंप्स में जो हमने ब्लड डोनेट किया है वो उनको मिल जाता है। साथ ही समाज में जो थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, हमारे कई एनीमिक जैसे महिलाएं हैं, विशेष रूप से जो लेबर हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, जिनको खाने का भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, उनको ब्लड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। एक्सीडेंट में एकदम से जो घायल हो जाते हैं उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे कैंप्स में जो ब्लड हमारे रेलवे एम्प्लॉय और उनके फैमिली के लोग देते हैं वो ब्लड उनके काम आता है। इसके अलावा हम मेडिकल चेकअप कैंप कंटिन्यूसली लगाते हैं। हम हमारे जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहते हैं उनके लिए एवरी ईयर हम खेल कूद का आयोजन करते हैं। अच्छा। आज की तारीख में स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ है और जो हमारे सेफ रेल मूवमेंट में फ्रंट लाइन स्टाफ है उनके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए हम मेले वगैरह के आयोजन करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स के आयोजन हम लोग करते हैं और गेट टुगेदर परिवारों को आपस में मिलाने का काम हम लोग करते हैं। तो हमारी यूनियन जिंदाबाद मुर्दाबाद से एक अलग तरीके की यूनियन के नाम से जानी जाती है और इसलिए हमारी यूनियन की इस रेलवे में
विश्वसनीयता अन्य दूसरे संगठन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि इंडियन रेलवेज़ की ये जो यूनियन है वो केवल सुखद यात्रा अनुभव कराने के लिए नहीं, बल्कि एक सुखद जीवन के विभिन्न आयामों पे काम करती है, चाहे वो सांस्कृतिक आयाम हो, चाहे वो सामाजिक आयाम हो। तो सर, आपने जिस तरीके से बताया कि सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिव है, तो अभी ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है 16 अगस्त को, ये प्रोग्राम किस स्तर का है? क्योंकि ऑल इंडिया स्तर पे आप प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और डिग्निटरीज़ को बुलाना होगा, सारी व्यवस्थाएं करनी होगी। किस तरीके से सर काम किया जा रहा है इस पर? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय रेलवे में अलग अलग कैटेगरी के लोग काम करते हैं। जी जी और हमारा जो फेडरेशन है नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन, जी उसकी वर्किंग कमेटी में हमने फैसला किया और अभी पे कमीशन, 8th पे कमीशन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है और उसने अपना काम करना शुरू किया है। जी तो लोगों के अलग अलग कैटेगरी के लोगों के जो उनका वर्क है और जिस तरीके का उनके वर्क में रिस्क इन्वॉल्व है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको पे अलाउंसेस हमको देने हैं। जी तो हमने ये फैसला किया कि हर कैटेगरी की कॉन्फ्रेंस हम करें और उसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने टेक्निकल स्टाफ की ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस करने का तय किया, जो हम 16 अगस्त को करने जा रहे हैं। इसमें हमारे जो ट्रैक मेंटेन करने वाले लोग हैं, हमारे जो कोच और वैगन को मेंटेन करने वाले लोग हैं, हमारे जो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को जो है ऑपरेट करने वाले लोग हैं, जी ये इलेक्ट्रिकल जो हमारा TRD होता है, अभी आपने देखा है कि इस रेलवे में पिछले 3-4 साल से काम होकर अब पूरा हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल नहीं था, अब पूरा हमारा NWR जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। ओके तो उसका जो OHE है उसको मेंटेन करने का काम करने वाले जो हमारे लोग हैं, ये सब टेक्निकल स्टाफ कहलाते हैं। जी 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 इन सब की कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे की है, जिसमें जैसा आपने बताया कि 18 रेलवे के अब जोन हो गए, तो 18 जोन के टेक्निकल स्टाफ जिसमें टेक्नीशियन, हेल्पर, खलासी यहाँ पर 16 अगस्त को आएंगे और यहाँ पर उनके जितने भी इश्यूज़ हैं, पर्टिकुलरली पे कमीशन से रिलेटेड इश्यूज़, उन पे चर्चा होगी और उनके और कुछ आइडियाज़ होंगे, उनके कुछ और सजेशंस होंगे। उनको एक मंच हमने उपलब्ध कराया है, उस मंच के माध्यम से उनसे सजेशंस लिए जाएंगे और पे कमीशन के साथ जब हमारा ओरल एविडेंस होगा, हमसे वो बातचीत करेंगे, तो हम उन सब चीज़ों को उनके सामने रख के ज़्यादा से ज़्यादा उनके पक्ष में कराने की कोशिश करेंगे। तो इस उद्देश्य से हमने ऑल इंडिया टेक्निकल स्टाफ कॉन्फ्रेंस जी 16 अगस्त को यहाँ जयपुर में करने का निश्चय किया है। जी तो सर, ये तो ऑल इंडिया जो रेलवेज़ के टेक्निकल स्टाफ हैं उनकी ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कहने का मतलब है। तो इसके लिए हमें चूँकि रेलवेज़ के डिग्निटरीज़ को और यूँ कहें कि शासन प्रशासन के जो है महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी हमें वहाँ मंच पर बुलाना होगा। तो सर, किन किन को बुलाने की अभी तैयारी चल रही है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम बात करें तो इस रेलवे के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जनरल मैनेजर श्री पंकज शर्मा जी एज ए चीफ गेस्ट इसमें आने वाले हैं। ओके हमारे जो लोगों के प्रमोशन और उनके पर्सनल इश्यूज़ को देखते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल CPO, चीफ पर्सनल ऑफिसर, ओके वो इस में आने वाले हैं, राजीव सिंह जी। और जयपुर डिवीज़न चूँकि इसको होस्ट कर रहा है, तो उसके सबसे बड़े अधिकारी डिविजनल रेल मैनेजर जैन साहब हैं, वो इसमें एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी आ रहे हैं और कई रेलवे जोन के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट भी इसमें आने वाले हैं। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट JR भोंसले भी इसमें आने वाले हैं। हमारे जोन के वर्कशॉप के डिविजन्स के अलग अलग डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के हमारे टेक्निकल स्टाफ इसमें मेन रूप से इसमें आने वाला है। तो एक बहुत बड़ा आयोजन है। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे दिन भर हम लोग इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जब यहाँ मौजूद होंगे तो उनके सामने भी कई मुद्दे आएंगे। जी जी तो निश्चित रूप से एक फोकस होगा
और उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना भी हम लोगों के लिए आसान। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि 16 अगस्त को ये जो यूनियन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन, इसके द्वारा ऑल इंडिया रेलवेज टेक्निकल स्टाफ कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, जिसके लिए ज़ोरों शोरों से प्रयास जो है जारी हैं, तैयारियां जारी हैं। लेकिन सर अंत में हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि भारत का रेलवेज़ का वो वाला फोटोग्राफ जिसमें जो है कोयले डाल करके और धुआं छोड़ती हुई रेल चल रही है, और वर्तमान में जो वंदे भारत हाई स्पीड से ट्रेन चल रही है, ये बीच का सफ़र रेलवेज़ को, इंडियन रेलवेज़ को पूरा करने में काफ़ी समय लगा है। लेकिन अभी मोटा मोटी जो इस वक्त जो बदलाव हुए हैं उनको आप एक बार हमें बताएंगे, क्योंकि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है और भी बहुत से बदलाव हो चुके हैं अभी, उनके बारे में एक बार प्रकाश डालने की प्रयास कीजिए। देखिए, भारतीय रेलवे एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको सब कुछ व्यवस्था अपने आप करनी है। बाकी सब लोगों के लिए सड़कें बन जाएंगी, पुल बन जाएंगे, लेकिन भारतीय रेलवे को अपना काम खुद करना है। और इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसके जो यूजर्स हैं, जी जी, उनकी सहूलियत का ध्यान रखना है, बिल्कुल, उनके कंफर्ट का ध्यान रखना है। अभी पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद से सड़कों में सुधार होना इस देश में शुरू हुआ जी, और आज की तारीख में बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, 6 लेन 8 लेन बन गए हैं और उसमें बड़े बड़े ट्रक चल गए हैं। और तो एक चैलेंज हम लोगों के लिए था कि हमारा जो फ्रेट ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो रहा था जी, तो हमने समय के साथ इस पे विचार किया और एक 4 बड़े शहरों को जोड़ते हुए और उसमें जो 4 महानगर हैं उनको जोड़ते हुए, कोलकाता, आपका चेन्नई, बॉम्बे और दिल्ली, इनको जोड़ते हुए 4 मेट्रोपोलियन सिटी को जोड़ते हुए हमने एक कॉरिडोर बनाया जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से हम जानते हैं। और इसका काफ़ी भाग तो ये पूरा हो चुका है और उस पर ऑलरेडी गाड़ियाँ चल चुकी हैं जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मालगाड़ियों को जगह नहीं मिलती थी कि पैसेंजर ट्रेन भी हमको उसी ट्रैक पे चलानी है, मालगाड़ियाँ भी उसी ट्रैक पे चलानी है। तो गुड्स जो लोगों का होता था वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ ज़्यादा समय लेकर पहुँचता था। बिल्कुल, तो लोग जैसे ही सड़कें अच्छी बनी तो ट्रैफिक इस कारण से डाइवर्ट हुआ कि बहुत समय लगता है। लेकिन ये डीएफसी बनने के बाद, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद, हमने जो है इसमें उसकी स्पीड भी बढ़ाई है। जो स्पीड मुश्किल से 15-20 किलोमीटर पर आवर आती थी वो अब जाके 60 किलोमीटर तक हम पहुंच रहे हैं। 4 गुना पहुंच चुके हाँ, हैं। 4 गुना पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में और जैसे जैसे ये पूरा बन जाएगा बहुत इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है कि रोड बन गए, हाईवेज बन गए, उसके साथ में हमने हमारा डीएफसी बना लिया। हम बिना टोल के जो है फ्रेट ट्रैफिक लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, रोड बन गया, वहाँ टोल लगते हैं और कैसे लगते हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय रेल बिना कोई एक्स्ट्रा टोल लिए बिल्कुल, उसी रेट में और पूरा कंज्यूमर फ्रेंडली जी, एटमॉस्फेयर के साथ जो है, हम उनकी बातें सुन के जिस तरीके का वो और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उस इम्प्रूवमेंट को करते हुए, अपने सिस्टम को एडजस्ट करते हुए हम फ्रेट ट्रैफिक को जो है कैरी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो एक कुछ पीरियड में डाइवर्ट हो गया था वो वापस हमारे पास आ जाए और आ भी रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सेफ तरीके से जो है ट्रेन चलती हैं। आपने देखा होगा करीब 23,000 गाड़ियाँ हम दिन भर में चलाते हैं और जितने पैसेंजर हम कैरी करते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है जी, अकेले। तो ये एक बहुत बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इसमें 70-80% तो पैसेंजर ट्रैफिक और 60-70% हमारा फ्रेट ट्रैफिक जो है देश के लोगों का विश्वास भारतीय रेल।
बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, भारतीय रेल यानी कि लौह पथगामिनी का आम हो या खास हर किसी ने आनंद लिया है। लेकिन भारतीय रेल महज एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक जीवन है, एक कल्चर है, जहां आपको लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए मिल जाएंगे, वो खट्टी मीठी दाल खाते हुए मिल जाएंगे, हर एक स्टेशन पे अलग चहल पहल करते मिल जाएंगे और नए और लंबे समय के रिश्ते बनाते हुए मिल जाएंगे। परंतु हमने सिर्फ अभी तक रेल यात्रा को इतना ही समझा था, हम उसके हर एक कर्मचारी से रूबरू नहीं हो पाते हैं। आज महोदय ने, श्री मुकेश माथुर महोदय ने हमें जो इतना कीमती समय दिया है, और वो भी इतने बड़े इवेंट से जस्ट पहले, उसके लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे सर। आप हमसे जुड़े और इतनी अच्छी बातें हमें रेलवेज़ के, इंडियन रेलवेज़ के बारे में जो बताई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच।